Good evening, everyone. I hope you all are doing well in your academics. So, let me introduce first. My name is Shubham Rajak, and I hold a BTech degree in computer science. So, basically, I have spent more than 3 years in completely teaching. So, today we are going to target to break down the physics into the smallest powerful concept without wasting of any time. Okay. So, let's start the segment. सबसे पहले जो हमें यहाँ पे समझना है कि फिजिक्स में बेसिकली हम टारगेट क्या करने वाले हैं ना, तो वी आर गोइंग टू टारगेट द फिजिक्स फ्रॉम द क्लास 12th। ओके, क्लास 12th से हम यहाँ पे फिजिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। अब इस पर्टिकुलरली क्लास 12th की फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या है, पहले हम वो सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं, है ना? जैसे हम अभी 11th से फिजिक्स पढ़कर आए, तो 11th में जो हमने फिजिक्स पढ़ी है, उसे अगर समराइज करना चाहें एक लाइन में, तो 11th की जो फिजिक्स थी दैट इज टारगेटिंग एंड वी कैन से दैट इज द स्टडी ऑफ मास, है ना? यहाँ पे हमने बेसिकली मास के बारे में पढ़ा है, ठीक है? उसी मास को जब हमने सिस्टम में देखा तो उसे रिजिड बॉडी के नाम से हमने जाना था, है ना? तो स्टडी ऑफ मास बेसिकली दैट इज़ द 11th क्लास फिज़िक्स। बट अब जब हम 12th की बात करते हैं ना, 12th में हमें यहाँ पे फिज़िक्स में क्या डील करना है? तो जब हम बात करते हैं 12th क्लास फिज़िक्स के बारे में, सो देयर वी हैव टू बी स्टडी अबाउट द मा चार्ज, है ना? तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज। मतलब जहाँ क्लास 11th में हमारे पास मास था, मास को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, उससे लेकर के जो भी उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी, वो सब देखे थे हमने। अब यहाँ पे हमें चार्ज के फिनोमेनास को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है ना? तो चार्ज होता क्या है बेसिकली, उसको स्टार्ट करते हुए हमें सारी चीज़ें समझनी होंगी, है ना? तो हमारा जो डिस्कशन होने वाला है अबाउट द चार्ज, सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा-सा ट्री समझ लेते हैं हम। तो चार्ज की यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर चार्ज रेस्ट पे होता है तो कुछ फिनोमेना शो करता है और अगर वो पर्टिकुलरली मोशन में होता है तब कुछ चीज़ें यहाँ पे शो करता है ना? रेस्ट में होता है तो सिंपली वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ जनरेट करता है। बट अगर वो मोशन में होता है तो वहाँ पे भी 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो यूनिफ़ॉर्म मोशन में होगा, ठीक है? या तो फिर वो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर वो फाइनली हमारे पास यूनिफ़ॉर्म मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, साथ-साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करने वाला है। बट अगर वो एक्सेलरेशन कंडीशन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, एज़ वेल एज़ यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस होने वाली है ना? तीनों एक-दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती हैं। ये अभी हम डिस्कस भी करेंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने वाले होंगे, ठीक है? तो अगर हम अपने चैप्टर्स को देखें क्लास 12 की फिज़िक्स में, है ना? वो भी इसी अकॉर्डिंगली यहाँ पे बाइफरकेटेड हैं। अगर फर्स्ट 2 चैप्टर्स की बात करते हैं अपन, है ना? चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 की, तो दैट इज़ व्हेन द चार्ज इज़ एट रेस्ट कंडीशन। तो ये चैप्टर हमारे पास डीलिंग में आते हैं जब चार्ज हमारे पास रेस्ट कंडीशन पे होता है, ठीक है? तो चैप्टर्स के नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और जो सेकंड चैप्टर है हमारे पास दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ठीक है? तो ये हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं जब हम चार्ज को एज़ अ रेस्ट कंडीशन में ट्रीट करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट जब हमारा चार्ज मोशन में आएगा फाइनली, है ना? तब हमारे पास चैप्टर्स आ जाएँगे, लाइक हम देखने वाले होंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना? यहाँ चार्ज मोशन में आ जाएगा, चार्ज मोशन में आता है तो वो करंट प्रोड्यूस करता है, मतलब वही फाइनली हम करंट बोल सकते हैं ना? तो जो वायरों में करंट जा रहा है इट इज़ नथिंग बट इट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जिस करंट की हम बात करेंगे वो है डायरेक्ट करंट। मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी तक जो हमने करंट पढ़ा है वही वाला करंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक और फॉर्म होता है करंट का दैट इज़ अल्टरनेट करंट, वो अभी हम 7th चैप्टर में डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो दैट इज़ चैप्टर नंबर 3। तो नेक्स्ट फिर इसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 4। जैसा कि हमने देखा था कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें उसका मूविंग मैग्नेटिज़्म वाला इफ़ेक्ट समझना है ना? चैप्टर का नाम है हमारे पास मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज़्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। मतलब यहाँ पे चार्ज जब मोशन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से क्रिएट करेगा और कैसे उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है हमें, वो सब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे, है ना? फिर इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर आता है 5, दैट इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें मटेरियल्स की 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
या तो कंडक्टर्स होते हैं या तो वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं या इंसुलेटर होते हैं, है ना? तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी डिफाइन होती हैं। जैसे कुछ मटेरियल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन ईज़िली कर लेते हैं, तो वो कंडक्टर के फॉर्म में भी अपन उनमें समझ सकते हैं ना? तो बेसिकली यहाँ पे हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करना है। तो चैप्टर का नाम भी बस यही है हमारे पास, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। फिर जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे हमारे पास 6th चैप्टर आ जाएगा, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई से हम इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। इंडक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले हम एक बेसिक एग्जांपल से कि अगर हमारे पास कोई एक चार्ज या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, उसके इन्फ्लुएंस में आने पे अगर कोई दूसरे कंडक्टर में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, सो वी कैन से दिस इज द काइंड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना? मतलब एक कंडक्टर जिसमें करंट बह रहा है फाइनली, है ना? और दूसरा जिसमें कोई भी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन नहीं है, बट उसमें भी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है ना? बिकॉज़ ऑफ फर्स्ट कंडक्टर जिसमें यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। सो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंडक्शन, है ना? तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्म में इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर को हम डील करने वाले हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज़ लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है, दैट इज़ लाइक अल्टरनेट करंट, एसी से अपन जिसको बोलते हैं ना? मतलब ऐसा करंट जो टाइम के साथ वेरी करता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकल्स होते हैं। डायरेक्ट करंट से अलग होता है ये, है ना? इसके लिए हम इक्वेशंस वगैरह निकालना सीखेंगे। थोड़ा मैथमेटिकल चैप्टर है, बट जब आएगा तब इसको इन डिटेल हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। फिर इसी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज़ चैप्टर नंबर 8, एंड दिस इज़ नथिंग बट दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम बात करें, जब हमने देखा था कि चार्ज हमारा एक्सेलरेट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एज़ वेल एज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है ना? तो ये जो वेव्स की इक्वेशंस वगैरह हैं, ऑल्दो ये सब हम नेक्स्ट बाद में ही देखेंगे, है ना? बट ये सब हम ऑलरेडी क्लास 11th में देख कर आए हुए हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों को जस्ट एक सरफेशियली टच करते हुए मैक्सवेल ने क्या इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, वो बस हमें यहाँ पे समझना है ना? तो थोड़ा थ्योरेटिकली चैप्टर है, बट काफ़ी ईज़ी है ना? फिर नेक्स्ट हम इन्हीं चैप्टर्स के बाद हम दूसरे सेगमेंट पे एंटर करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 9, एंड इट इज़ नथिंग बट दैट इज़ रे ऑप्टिक्स। अब हमारे पास नया चैप्टर आ जाएगा, है ना? इलेक्ट्रिसिटी से हम बाहर आ चुके हैं। ये सारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिफाइन थे। अब हम ऑप्टिक्स वाले चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 10 एंड 9 ये हमारे पास वेव नेचर को दर्शाने वाले चैप्टर्स हैं, है ना? वेव ऑप्टिक्स। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना? उसके पर्टिकुलरली 2 नेचर यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। जब हम क्लास 12th में आते हैं, चैप्टर हम देखते हैं, तो समझ में आता है कि कुछ फिनोमेनास हैं लाइट के या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो उसको वेव नेचर बताता है। कुछ ऐसे फिनोमेनास हैं जो उसे पार्टिकल नेचर से भी एसोसिएट करता है। तो हम इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में उसको इंडिविजुअली डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ये दोनों चैप्टर्स हैं हमारे पास। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसे एज़ अ वेव क्रिएट करेंगे, ठीक है? इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हाइजेंस के प्रिंसिपल थे और जितने भी फिनोमेनास हैं, वो सब हमें ये बताने वाले हैं कि फाइनली जो हमारे पास लाइट आ रही है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है ना, वो प्योरली एज़ अ वेव क्रिएट करेगी, है ना? बट हम बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स की, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज़ अ वेव के फॉर्म में ही दिखेगी, बट वो हम एक रे के फॉर्म में समझेंगे। ऐसा समझ जाओ स्ट्रेट लाइन में, है ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी अकॉर्डिंग टू दैट सेगमेंट, ठीक है? तो हम इससे रिलेटेड जो भी फिनोमेनास होंगे वो सब यहाँ पे पढ़ने वाले होंगे। तो ये दोनों चैप्टर्स यहाँ पे बेसिकली वेव नेचर को ही शो करते हैं, है ना? जब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11 पर आते हैं, तब हमारे पास चैप्टर आता है दैट इज़ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। अब डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में हम समझेंगे कि दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर के लिए जो देखेंगे हम मेन इफेक्ट दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और वहाँ से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, है ना? तो वो सब अपन जब पढ़ रहे होंगे तब इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर आता है दैट इज़ चैप्टर नंबर 12 एंड इट इज़ एटम। अब ये हमारे पास सिमिलर है क्लास 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। तो वहाँ पे जब हम क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तब हम एटम को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं ना, बोहर मॉडल पढ़ते हैं, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ते हैं, फिर सब उसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। उतना यहाँ डिस्कस नहीं करना है, हमें यहाँ पे मेनली बोहर मॉडल तक रहना है, और जो इक्वेशंस वगैरह बनती है बोहर मॉडल से रिलेटेड, है ना? मतलब अगर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो क्या उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, वैसी कैलकुलेशन बेस्ड सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखने वाले हैं। फिर हमारे पास चैप्टर आता है 13, एंड इट इज़ नथिंग बट इट इज़ न्यूक्लियाई, है ना?
मतलब जैसे केमिस्ट्री से इसको कंपेयर करें तो हमने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रिएक्शंस को समझा है। न्यूक्लियस में हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, मतलब ये केमिस्ट्री में डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं है ना? ये हम फिज़िक्स में ही पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस की जो रिएक्शंस हैं लाइक फिज़न, फ्यूज़न, वो सब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं सन की, तो सन में जो रिएक्शन कंटीन्यूअसली चल रही है, वो हो रहा है वहाँ पे फाइनली फ्यूज़न, है ना? फ्यूज़न हो रहा है मतलब कि 2 हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं? हीलियम एटम कंटीन्यूअसली फॉर्म करते जा रहे हैं। तो वैसी कुछ रिएक्शन चल रही है, तो उन पर्टिकुलर रिएक्शंस को हम इस चैप्टर में यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट चैप्टर एंड इट इज़ द सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है? सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में समझेंगे। जैसे सेमीकंडक्टर है ना, तो इसको फाइनली अगर हमें कंडक्टर बनाना है, तो उसमें कैसे डंपिंग वगैरह की जाती है फाइनली, है ना? और उसमें बैंड्स के फॉर्म में सारी चीज़ें समझेंगे हम कि क्या बैलेंस बैंड होता है ना? और क्या यहाँ पे कंडक्शन बैंड होता है फाइनली, और वो जो फॉरवर्ड एंड गैप वगैरह होता है, वो क्या होता है? तो कुछ थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, है ना? ट्रांजिस्टर्स वगैरह का भी यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। पीएनपी डायोड, पीएनपी जंक्शन डायोड, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जनरली लॉजिक से है रिलेशन, मतलब कि जैसे कोई स्टेटमेंट है ना? मतलब कोई भी यहाँ पे कनेक्शन है तो वो परफॉर्म होगा या नहीं होगा, ट्रू एंड फॉल्स में ये सारी चीज़ें हमें बताता है। तो यहाँ पे हम गेट्स के बारे में बेसिकली पढ़ाई करते हैं। जैसे लॉजिकल गेट्स होते हैं हमारे पास, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, है ना? तो उस टाइप के गेट्स हम बेसिकली यहाँ पे पढ़ते हैं एंड दैट इज़ विद द लॉजिकल डिवाइसेस। तो लॉजिकली वो ऑपरेट करती हैं चीज़ों को, किस इनपुट के करस्पॉन्डिंग कौन-सा आउटपुट वहाँ पे जनरेट होकर आएगा, वो सब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखते हैं, ठीक है? एंड वन ऑफ द लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 15 एंड ये हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे हम ब्रॉडकास्ट वगैरह की बात करें या रेडियो टीवी सिग्नल्स की बात करें, तो वो कैसे फाइनली ट्रांसमिट होकर के हमारे पास आ रहे हैं, रिसीवर एंड तक कैसे वो पहुंच रहे हैं, कहाँ से ट्रांसमिट हो रहे हैं, क्या पूरा मैकेनिज्म वर्क करता है, उसे एकदम सरफेशियली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, है ना? जैसे अगर यहाँ से किसी को कॉल करते हैं, तो वो बिल्कुल एकदम कुछ सेकंड्स के अंदर ही दूसरी जगह कनेक्ट हो जाता है, कहीं बहुत लंबी डिस्टेंस तक भी। तो साउंड तो इतनी तेज ट्रेवल कर ही नहीं सकता, बट हम उसको कैसे ओवरलैप करवाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और फिर फाइनली उसको अगेन साउंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो सारा मैकेनिज्म हम इस चैप्टर में पर्टिकुलरली डील करते हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास क्लास 12 फिज़िक्स के कुछ चैप्टर्स हैं जिनको हमें एक-एक करके यहाँ पे डिस्कस करना होता है। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के साथ शुरू करते हैं हमारे, एंड इट इज़ विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये हमारे पास चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यहाँ से हम अपनी क्लास 12 की फिज़िक्स को फाइनली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? पूरी डिस्कशन हमारे पास होने वाला है चार्ज के बारे में, है ना? चार्ज से ही सारी चीज़ें क्रिएट होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम चार्ज की बेसिक डेफिनिशन समझ लेते हैं यहाँ पे। चार्ज है क्या फाइनली? तो इसे डिफाइन करना है हमें, तो हम लिखेंगे द फंडामेंटल क्वांटिटी, द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर, फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड, व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी क्रिएटेड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो इसको बना सकते हैं, ना तो इसको मिटा सकते हैं। अमर है ये, ठीक है? तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है चार्ज के बारे में। अब इसको हम समझें कि है क्या चार्ज फाइनली, है ना? डेफिनेशन तो सही समझ में आ रही है, बट इसे फ़ील कैसे करना है हमें? तो चार्ज को अगर हम समझे तो ये मैटर की एकदम फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब मैटर जिस चीज़ से कंसिस्ट करता है वही चार्ज है हमारे पास। तो मैटर का अगर सबसे छोटा पार्ट देखें जो हमें जनरली डाल्टन ने बताया है, इट इज़ एटम। मतलब उन्होंने बोला है कि एटम से छोटा कुछ नहीं होता। बट आगे की स्टडी की है हमने, हमें पता है कि यहाँ पे एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स वगैरह होते हैं। तो उन्हीं के फॉर्म में अपन चार्ज को यहाँ पे समझने वाले हैं। आइडियल शेप नहीं है, बट इसको मानना पड़ेगा हमें परफेक्ट स्फीयर के फॉर्म में, ठीक है? इट इज़ लाइक दिस, है ना? मान लो कि कंप्लीटली स्फीयर है ये हमारे पास। ये हमारे पास एटम है ना, इसका साइज़ बहुत ही कम होता है। इसके साइज़ के ऊपर कमेंट करें हम,
साइज ऑफ दिस एटम इट इज लाइक 1 मीटर, है ना, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 to the power 10। मतलब 1 मीटर को इतने नंबर्स में हमें डिवाइड करना है, एंड दैट वन पार्ट इज द साइज ऑफ दिस एटम। ये हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, ऑलमोस्ट सभी एटम इतने बड़े होते हैं। और अगर इसके बीच में हम देखें तो यहाँ पर होता है न्यूक्लियस, जिसका साइज और भी कम हो जाता है। ठीक है, इसका जो साइज होता है हमारे पास, ये होता है 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 to the power 15 नंबर्स। मतलब इतने पार्ट्स में अगर 1 मीटर को डिवाइड करते हैं तो सिंगल पार्ट होता है हमारे पास न्यूक्लियस। तो इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है ये तो। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें यहाँ पे अंदर क्या है फाइनली एटम के। तो अंदर है हमारे पास ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास सब एटम है। और इसके भी अंदर हम चलते हैं तो न्यूक्लियस होता है ये, इसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों कंबाइनली पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम कुछ मेन चीजें समझें जो हमारे काम की हैं, एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम समझते हैं तो उसमें चार्ज होता है दैट इज -1.6 इंटू 10 to the power of -19 कूलाम। सी इज आर यूनिट विच इज यूज टू कैलकुलेटिंग द चार्ज, है ना। इस यूनिट को भी हम समझेंगे, कूलाम का काफी यूज है इस पूरे चैप्टर में। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पे अगर मास की बात करें हम, कितना मास होता है, तो ये होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10 to the power of -31 kg। इतना मास होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब और भी हमारे पास सब एटम में पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन की बात करते हैं। तो एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस में होता है 1.6 इंटू 10 to the power of -19 कूलाम अगेन, है ना। और इसका जो मास होता है, ध्यान से समझेंगे इसको अपन, है ना। एक प्रोटॉन के जो मास की हम बात कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर ही होता है ये भी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वो कितना आता है हमारे पास, 1.67 इंटू 10 to the power of -27 kg। तो अब समझ में आ रहा है कि इसको कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन के मास से, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि 10 to the power 4 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 10,000। सही है, तो काफी डिफरेंस है यहाँ पे फाइनली। तो मेन जो एटम का मास कंट्रीब्यूट होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है, जिसे हम एटॉमिक मास नंबर से भी समझते हैं। तो वहां पे हम बेसिकली प्रोटॉन और किसका, न्यूट्रॉन का मास कंसीडर कर रहे होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के मास को हटा देते हैं। तो ये बेसिक चीज है। न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं लिखा क्योंकि नहीं होता, है ना। तो न्यूट्रॉन पे अगर कोई पूछता है चार्ज, तो नो चार्ज इन न्यूट्रॉन, नो चार्ज इन न्यूट्रॉन। इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता हमारे पास, हमारे, है ना। तो ये बेसिक चीज है अबाउट द चार्जेस। तो ये अभी हमने चार्ज समझा जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब हम समझते हैं चार्ज बॉडी क्या होती है ना। क्योंकि बेसिकली जो सारी चीजें होती हैं वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के फॉर्म में होती है ना। प्रोटॉन तो कहीं नहीं जाएगा, उस पर चार्ज है, बट वो मूव नहीं करेगा, है ना, वो अपनी जगह पे बना रहेगा। तो अब हम समझते हैं चार्ज बॉडी के बारे में। फाइनली चार्ज बॉडी क्या होती है हमारे पास। ठीक है, तो ध्यान से इसको अपन समझ लेते हैं, चार्ज बॉडी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एक कोई बॉडी है, कोई भी एक रैंडम बॉडी अपन कंसीडर करते हैं ना। सपोज कि इसके अंदर वही सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिए। अच्छा, एक और चीज़ बिफोर टू गो दिस, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो अभी हमें समझनी है। अगर एटम हमारे पास न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। अब अपन आगे आते हैं। तो जब हम किसी पर्टिकुलर बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं, तो यहाँ पे एक्सेस किसका बढ़ जाएगा, प्रोटॉन्स का, है ना, पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे एक्सेस में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो बॉडी पे जो फाइनल हम बोलेंगे कौन सा चार्ज एक्वायर्ड हुआ है, दैट इज लाइक पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो मतलब बॉडी पॉजिटिवली यहाँ पे चार्ज हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए हैं। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास ये बॉडी, इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाली सिचुएशन में बॉडी पे एक्सेस में क्या जाएंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉडी हो जाएगी यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड। ना, ये बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल है ये सारी चीजें। ठीक है, तो चार्ज बॉडी क्या होती है ये हम यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, है ना। तो हमें समझ में आ चुका है चार्ज बेसिकली दो टाइप का है, एक तो पॉजिटिव और एक है हमारे पास नेगेटिव। उसी फॉर्म में अपन चीजें समझने वाले हैं। तो अगला टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को बहुत शॉर्ट में अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं ना, बस एक ड्राइंग के फॉर्म में अपन समझ जाएंगे कुछ कुछ चीजें तो। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी को अपन डिस्कस करते हैं, लाइक चार्जेस, लाइक चार्ज,
है ना, लाइक चार्ज है तो वो रिपल ईच अदर एंड एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर चार्ज हमारे पास सेम है तो वो रिपल करेगा, और अगर अपोजिट है तो वो अट्रैक्ट करेगा। जैसे सिचुएशन बनाते, पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में पॉजिटिव आता है तो ये लाइक चार्जेस हैं, या नेगेटिव के कांटेक्ट में नेगेटिव आता है। दोनों ही सिचुएशन में ये क्या करने वाले हैं, एक दूसरे को यहाँ पर रिपल करेंगे। यहाँ होने वाला है रिपल्शन। रिपल्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, है ना। और अगर हमारे पास चार्जेस लाइक पॉजिटिव या नेगेटिव है, या नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो दोनों ही सिचुएशन में अपोजिट चार्ज है और यहाँ पे होने वाला है अट्रैक्शन। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। ये पहली प्रॉपर्टी हमारे पास चार्जेस की। सेकंड, अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। इट इज लाइक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अपन समझ लेते हैं क्या है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चार्ज ऑलवेज ऑलवेज बी अ ऑलवेज बी एन इंटीजर इंटीजर मल्टीपल ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज, है ना। चार्ज हमेशा जो होगा किसी भी बॉडी पे, दैट इज ऑलवेज बी एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। इसका क्या मतलब है तो समझेंगे। जैसे चार्ज का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस एन इंटू ई एन इज अ इंटीजर मल्टीपल। जैसे कि ध्यान से, है ना, इस चीज को मैं समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम यूज करूंगा। तो ऐसे हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है। अगर हमने सपोज इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, रिमूव कर दिए, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो जब हमने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव किए तो चार्ज कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिवली कितना चार्ज आएगा यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे तो 3, इसको मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ, 3 इंटू कितना आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना होता है, 19 ऑफ कुलाम, ठीक है। तो उतना इस पर्टिकुलर बॉडी पे चार्ज आ जाएगा। इसको लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कुलाम, है ना। इतना फाइनली यहाँ पे चार्ज एक्वायर्ड होने वाला है, ठीक है, पॉजिटिवली होगा। बट ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि इस सिचुएशन में अगर हम सपोज बोलते हैं कि 2.5 ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, अब बताओ बॉडी पे कितना चार्ज होगा। 2.5 इज नॉट अ काइंड ऑफ इंटीजर नंबर, है ना। मतलब कभी भी इलेक्ट्रॉन को हम हाफ या फ्रैक्शन में नहीं निकाल सकते। ये बात समझ में आ रही। तो दैट इज द पॉइंट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसलिए ध्यान से समझेंगे। हमेशा जो चार्ज निकल कर आएगा किसी बॉडी में या ऐड होगा, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बट वो हमेशा एन के मल्टीपल में होगा। और एन क्या होगा यहाँ पे, इंटीजर। इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन नंबर। ये बात समझ में आ रही है ना। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है ना, समझ में आ जाता है एक बार में, क्योंकि अच्छा अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। उससे पहले अपन कुछ चीजें और समझ लेते हैं ना। जैसे एक क्वेश्चन भी आता है यहाँ पे, अगर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम, तो वो कितना होता है, वन उस पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलाम। अच्छा नेगेटिव भी होता है, बट मैं नंबर में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो अगर मुझे सपोज 1 कुलाम की वैल्यू निकालनी है, 1 कुलाम आखिर में होता कितना है, तो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19। सही है। इसे सॉल्व करोगे आप, है ना, 1 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये आएगा हमारे पास 6.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18। ये पॉजिटिव हो जाएगा नंबर। पर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कुलाम में। 1 कुलाम इज अ वेरी बिग नंबर, है ना। तो बस यही बात थी यहाँ पे। 1 कुलाम अगर हम समझना चाहें तो इट्स अ वेरी ह्यूज चार्ज, ठीक है। तो इस चीज को भी नोट डाउन करेंगे, इट्स अ बिग नंबर, ठीक है, बिग नंबर। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट चार्जेस के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पॉइंट चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पे हम कुलाम से फाइनली चार्ज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कुलाम इज अ बेसिकली नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। जैसे अभी हमने फोर्सेस के फॉर्म में समझा कि यार दो चार्जेस हैं हमारे पास, लाइक दिस, है ना। इनको अगर हम बिल्कुल एकदम क्लोज लेकर आते हैं एक दूसरे की रेंज में, इट इज लाइक Q1 एंड इट इज लाइक Q2।
उनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है? ऐसा मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है हमारे पास r। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या है यहाँ पे फाइनली हमने देखा कि या तो ये अट्रैक्ट करेंगे या तो ये रिपल करेंगे, है ना? वो उनके नेचर पे डिपेंड करता है। लाइक नेचर है तो रिपल करेंगे और अपोज़िट नेचर है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो काम की चीज़ क्या है हमारे पास? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है? तो अच्छी बात है, ये इसको समझ लेते हैं अपन। मान लो कि ये दोनों सेम है, मतलब लाइक चार्जेस हैं, तो ये रिपल करेंगे। ये इसको रिपल करेगा, तो इस वाले पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू 1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, ये वाला भी मतलब इस वाले चार्ज को ये वाला चार्ज रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, अगर ये सेम है तो। तो इट इज़ लाइक F1 फोर्स ड्यू टू सेकंड, ठीक है? अच्छा, और अगर ये अपोज़िट होते, है ना? अपोज़िट होते तो ये अट्रैक्ट करते यहाँ पे एक-दूसरे को। ये अट्रैक्ट करता तो इसको अपन फोर्स आ जाता F1 से 2 की तरफ, और ये भी अट्रैक्ट होता इस डायरेक्शन में, तो ये आ जाता F2 से 1 की तरफ, मतलब सेकंड वाले चार्ज पे फर्स्ट वाले की वजह से फोर्स लगता। काम की बात क्या है, गुलाम ने हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई अबाउट दिस अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्सेस, ठीक है? तो बेसिकली अगर हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है बिटवीन द चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, सो वी आर गोइंग टू यूज़ द कूलम्ब्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कुछ यहाँ पे बेसिक चीज़ें जो मैं पहले यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ताकि जब लॉ पढ़ेंगे हम तब ये सारी चीज़ें हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? तो दैट इज़ बी द सेंट्रल फोर्स, मतलब कि अगर हम बात करते हैं फोर्स की डायरेक्शन की, सो दैट इज़ ऑलवेज़ द लाइन जॉइनिंग ऑफ चार्जेस, है ना? तो पहले बात तो यहाँ पे लिखेंगे कूलम्ब्स फोर्स लॉ एप्लीकेबल एप्लीकेबल ओनली फॉर ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, है ना? पॉइंट चार्जेस, तो पॉइंट चार्ज पे वर्क करने वाला लॉ है, ठीक है? एंड सेकंड थिंग इज़ दैट इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स, द सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, ये इसी लाइन में यहाँ पे सिंपली चल रहा है ना? तो सेंट्रल फोर्स है तो इसका फ़ायदा क्या है? सो फॉर इट, ध्यान से लिखेंगे इसको अपन, फॉर इट पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड, है ना? मतलब सेंट्रल फोर्स है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड कैन बी डिफाइंड, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को अपन डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट अबाउट दिस, ठीक है? तो जो हम वर्क डन निकालेंगे बाय दिस फोर्स दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ, है ना? विल बी इंडिपेंडेंट पेंडेंट फ्रॉम फ्रॉम पाथ, मतलब पाथ पे यहाँ पे वर्क डन डिफाइन नहीं होने वाला है, डिपेंड नहीं होने वाला है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट, इतनी चीज़ें यहाँ तक समझ में आई फाइनली, ठीक है? तो वर्क डन यहाँ पर क्या होगा, दैट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ। नेक्स्ट कुछ और चीज़ें अबाउट दिस फोर्स ये अपन समझ लेते हैं। जैसे ये सेंट्रल फोर्स है ना, हमेशा सेंटर की तरफ वर्क करने वाला है। तो अगर अपन कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें जो हमने क्लास 11th में क्वांटिटीज़ पढ़ी हुई हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं टॉर्क के बारे में, है ना? लाइक दिस। तो एक क्वांटिटी होती है हमारे पास टॉर्क, ठीक है? ऐसे अपन रिप्रेज़ेंट करते हैं। टॉर्क क्या होता है, दैट इज़ आर वेक्टर, रेडियस वेक्टर, है, डिस्टेंस वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर। को लिखने का तरीका होता है हमारे पास r sin थीटा इंटू फोर्स, ठीक है? या फिर इसको हम लिख सकते हैं फोर्स, है ना? sin थीटा इंटू r। मतलब यहाँ पे सिंपल है कि अगर हमारे पास ये जो r sin थीटा ले रहा है, मतलब ये क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर, है ना? इसको अपन लिख सकते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर टू द फोर्स, या फिर हम इसको लिखना चाहें तो r इंटू फोर्स इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द डिस्टेंस, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं ना, एक पॉइंट है हमारे पास, ठीक है? यहाँ पे दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, और यहाँ पे कहीं पे हमारे पास पॉइंट है, जिसके रेफरेंस में अपन इसको यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमें क्या करना है फाइनली यहाँ पे, ठीक है? इनके बीच का अगर कुछ भी जैसे एंगल बन रहा है, तो हमें क्या करना है, इसकी हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है आर की, ये वाली, साइन थीटा वाली। ये बात समझ में आ रही है ना? आर ऑफ साइन थीटा। इसके करस्पॉन्डिंग अपन यहाँ पे टॉर्क को निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? या तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे या परपेंडिकुलर फोर्स लेंगे। तो टॉर्क इज़ डिफाइन्ड फॉर द डिस्टेंस एंड द फोर्स
इन विच दे आर इन द परपेंडिकुलर वे, है ना, मतलब परपेंडिकुलर होंगे तभी यहाँ पे टॉर्क डिफाइन होता है। अब हम अगर बात करें यहाँ पे हमारे इस फोर्स के बारे में, जो कि हमारे कूलम्ब फोर्स की बात करते हैं अपन, ठीक है। कूलम्ब फोर्स कहाँ लग रहा है? चार्जेस के बीच में, एंड दैट इज अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग इट, है ना, वो कहीं भी हो सकता है डायरेक्शन उसकी। सो फॉर दैट थिंग अगर अपन समझना चाहें, फोर्स की डायरेक्शन इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, बट दैट इज ऑलवेज इन द लाइन, है ना। तो अगर अपन देखें, डिस्टेंस भी यहीं आएगी इसी लाइन पर, और फोर्स भी इसी लाइन पर आएगी। दोनों के बीच का एंगल या तो 0 होगा या तो 180 डिग्री होगा, और दोनों ही कंडीशन में साइन थीटा देगा हमें 0, है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा दैट इज ऑलवेज, या टॉर्क की बात करें अपन, टॉर्क इज ऑलवेज 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? और अगर टॉर्क 0 होता है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम देयर इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम को हम कंजर्व करवा सकते हैं यहाँ पे, है ना, इट इज कंजर्व, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम विल बी ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, कब? जब हमारे पास फोर्स किस फॉर्म में आएगा? कूलम्ब फोर्स के फॉर्म में। और एक और छोटी सी चीज अबाउट दिस थिंग, जो यहाँ पे अपन ने फोर्सेस को निकाला है, लाइक मैं लिखना चाहूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल दिस फोर्सेस इट इज ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली इक्वल, है ना। तो ये जितने भी मैंने फोर्सेस लिखे हुए हैं यहाँ पे, है ना, चारों टाइप के, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा। डायरेक्शन सबकी अलग अलग हो सकती है इंडिविजुअली, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल दिस फोर्सेस विल बी सेम। तो 2 पॉइंट चार्जेस रखें, तो जितना अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है उतना ही उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, है ना, क्योंकि वो फोर्स किसी और पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो फोर्स फाइनली डिपेंड किन पैरामीटर्स पे करता है वो अब अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फाइनली अब हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कुलाम्ब्स लॉ। कुलाम्ब्स लो, है ना, कुलाम्स फोर्स लो भी बोलते हैं इसे, तो लिख सकते हो इसको भी। स्टेटमेंट इज देयर कि ये जो फोर्स होता है ना, द फोर्स, द फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, एनी टू पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस तो मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल होगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them, ठीक है। मतलब क्या बोला है हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में, जो फोर्स होगी, है ना, इसका मैग्नीट्यूड अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्शन की बात अपन वेक्टर फॉर्म में करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस लाइक दिस, एंड द मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे यहाँ पे दो चार्जेस रखे हुए हैं लाइक Q1 एंड Q2, उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R, ठीक है। मैंने लिख दिया रैंडमली, है ना, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा हमारे पास? मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस के प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। को लिखो अच्छे से, अगर कंबाइन करके, तो प्रोपोर्शनल साइन के साथ हम हटाते हुए इसको लिख सकते हैं, दैट इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये समझ में आया है ना? प्रोपोर्शनल साइन हटाया मैंने, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। एंड दिस के इज नथिंग बट दैट इज कुलाम्स कांस्टेंट, कुलाम्स कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या लॉ, है ना? इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होने वाली हैं। अगर ये फ्री स्पेस में, है ना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से, अगर हमारे पास ये जो फोर्स हम कैलकुलेशन कर रहे हैं दैट इज इन द फ्री स्पेस, ठीक है, तो क्या चीज़ें होने वाली फाइनली, को अच्छे से अपन नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। इन फ्री स्पेस, तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, है ना। फ्री स्पेस का मतलब हमने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लगाया, एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अच्छा, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अपन यहाँ पे इसको लिखा है। अगर हमारे पास किसी मीडियम में होता ये, है ना, दोनों चार्जेस अगर फ्री स्पेस में ना होकर के किसी मीडियम में होते, सो इन द केस ऑफ मीडियम हम क्या लिखते हैं यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड, इट कैन बी रिटन लाइक 1/4 पाई
एप्सिलॉन एम आ जाता है यहाँ पे, है ना? बाकी कुछ चेंजेस नहीं होते। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन एम आया दैट इज़ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब जिस भी मीडियम में आपने इसको यहाँ पे पुट किया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे ये फाइनली अरेंजमेंट होने वाले हैं। अब अगर अपन यहाँ पे समझें रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट है ना, तो इसको अपन थोड़ा-सा समझते हैं। टॉपिक बना के भी लिख सकते हो। रिलेटिव परमिटिविटी है ना? रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम इसे बोलते हैं ना? तो ये भी शॉर्ट में लिख सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है इसका मीनिंग समझ लेते हैं अपन यहाँ पे। तो रिलेटिव परमिटिविटी ईआर से लिख सकते हैं या से के से भी लिख सकते हैं। इट इज नथिंग बट दैट इज ईएम बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना? तो ये रिलेशन होता है फाइनली हमारे पास। जैसे अगर अपने यहाँ पे लिखा है फोर्स को, तो इन द फॉर्म ऑफ अगर अपन एप्सिलॉन नॉट लिखना चाहते हैं तो फोर्स कितना आ जाएगा अपने पास, ध्यान से। इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह कितना रख देंगे अपन यहाँ पे, ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये आ रहा है समझ में यहाँ तक, है ना? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई मीडियम नहीं होता है ना, स्पेस की बात थी तो एप्सिलॉन नॉट था। बट अगर मीडियम में हमने लिखा तो ये कितना हो चुका है, डिवाइडेड बाय के, एक एक्स्ट्रा आ चुका है हमारे पास। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी मीडियम में रखेंगे, है ना, जो भी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा या रिलेटिव परमिटिविटी होगी, उतने टाइम फोर्स की वैल्यू यहाँ पर कम होने वाली है ना? तो एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं, जैसे की वैल्यू हमारे पास वाटर के लिए डिफाइन है, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज 81। तो जो फ़ोर्स होगा, है ना? फाइनल फ़ोर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, एफ डैश दैट इज़ एफ नॉट डिवाइडेड बाय 81, मतलब 81 टाइम्स यहाँ पे कम हो चुका है। क्या ये बात समझ में आ रही है? है ना? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे के की वैल्यू डिफाइन है, जैसे अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स के लिए, तो ये जो वैल्यू आती है इट इज़ गोइंग टू बी इनफाइनाइट। तो ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। तो वो सब याद नहीं रखना, ये तो क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा हमारे पास। बट जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा था, है ना? तो ये सब चीज़ें अपन यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अच्छा, अपन आगे बढ़ते हैं अगले एक क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमने पढ़ा इसको समझते-समझते अब क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देयर इज़ अ क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से समझेंगे अपन, है ना? जो अभी अपन ने पढ़ा है इनको बस अपन एक बार रिवाइज़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे एक सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है ये भी, है ना? मतलब एक चार्ज है हमारे पास लाइक Q1, ये पॉजिटिव चार्ज है, और r रेडियस की डिस्टेंस पर यहाँ पर हमारे पास एक और चार्ज है दैट इज़ -Q1। अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इनके बीच में, और ये जो -Q वाला चार्ज है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है? तो वी हैव टू बी कैलकुलेट द टाइम पीरियड फॉर दिस मोशन। बट टाइम पीरियड की वैल्यू बतानी क्या होगी यहाँ पे? तो समझेंगे अपन यहाँ पे, जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये तो पता है कि सेंटर की तरफ यहाँ पे फोर्स लगने वाला है इसके ऊपर। दिस इज़ कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे अगर हम सन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो वहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सिमिलरली इस सिचुएशन में भी जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना? ग्रेविटी तो आएगी नहीं यहाँ पे, तो सेंटर पे कौन-सा फोर्स लग सकता है -Q एंड +Q के बीच में? अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बस इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम टाइम पीरियड निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे वो समझेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क कौन-सा कर रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैल्यू कैसे आती है? mv²/r। अब हमने यहाँ पे मास डिफाइन नहीं किया तो लिख लेना, चार्ज का मास है यहाँ पे m, ठीक है? दोनों का मास यहाँ पे m ही है। इस वाले के ऊपर अपन बात कर रहे हैं ना, जिसका दोनों का ही मास m ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि चार्ज मैग्नीट्यूड भी सेम ही है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है, तो ऑब्वियस सी बात है मास भी सेम ही होगा। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, ये स्पेस में है ना? स्पेस में चल रहा है, तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? इंटू कितना आ जाएगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसको के भी लिख सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कि इससे ये कट जाएगा, फाइनली हमारे पास वेलोसिटी के फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है? इसको मैं के ही लिख दूँ तो ईज़ी रहेगा, है ना? तो कितनी आ जाएगी अपने पास, दैट इज़ के, है ना? और कितना आ जाएगा अपने पास, इसको अच्छे से लिख लेते हैं अपन, के Q1 Q2, ये v स्क्वायर ही है अभी हमारे पास, है ना? और कितना आ जाएगा, अंडर रूट, अभी इसको लिख लेते हैं m इंटू आर के फॉर्म में। यहाँ तक समझ में आया ना? आर से आर कट गया, और ये m यहाँ पे फाइनली डिवीज़न में चला गया। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के
अभी Q1 Q2 की जगह अपन सिंपली यहाँ पे Q1 ही लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। तो मैं इसमें यहाँ पे इसको अरेंज करके लिख दूंगा, नेगेटिव आएगा बट उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, हमें तो मैग्नीट्यूड से यहाँ पे डील करनी है। तो ये आ जाएगा Q1 का स्क्वायर। Q1 को चाहे तो अपन यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं, तो एम इंटू आर के फॉर्म में आ जाएगा। तो फाइनली हमें तो टाइम पीरियड चाहिए, तो वेलोसिटी होती है हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, निकाल देते हैं। डिस्टेंस कितनी कवर करेगा एक रिवोल्यूशन में, तो टाइम पीरियड सिंगल साइकिल के लिए डिफाइन होता है। तो द डिस्टेंस विल बी कवर दैट इज 2 पाई आर, है ना, सरकमफेरेंस के फॉर्म में आ जाएगी। और क्या लिखना है हमें, डिवाइडेड बाय कितना करना है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी को अगर मैं इस तरह से यहाँ पे लिख दूँ, है ना, क्यू को भी बाहर निकाल सकता हूँ, लाइक Q1 बाहर आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा M R बाय के डिवाइडेड बाय, बस के ही आएगा फिर, क्योंकि अब क्यू को अपन ने बाहर निकाल दिया है, लाइक दिस। सो इट इज द एक्सप्रेशन। मैंने थोड़ा अजीब लिख दिया, इसको सही से लिख लेते हैं अपन। तो इस फॉर्म में अपन फाइनली इसको लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से कितना ऊपर जाएगा अपने पास, के ऊपर चला जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा अपने पास, M इंटू आर, ना, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस टाइम पीरियड। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो दैट इज द क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझ लेते हैं पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसी है कि एक पॉइंट चार्ज है Q1 जिसकी लोकेशन दी हुई है 1,0,2, है ना, और उस पर चार्ज दिया हुआ 100 माइक्रोकुलाम। एक और चार्ज है Q2 जिस पे चार्ज है 200 माइक्रोकुलाम, लोकेटेड है 4,4,2 पोजीशन पर। तो फाइंड आउट करना है द फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। अब इनकी पोजीशन दी हुई है ना, तो ये वेक्टोरिकली यहाँ पे अपने को ऐड करके समझना होगा। तो इनका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो वेक्टर के फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। तो उसके पहले हमें यहाँ पे कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यहाँ पे समझना होगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में पहले समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे अपन। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझने वाले कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म पे फाइनली कुलाम्स लॉ कैसे वर्क करता है वो अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे अपन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो चार्जेस रखे हुए हैं, है ना, लाइक दिस। इनके बीच का जो डिस्टेंस है इनको ज्वाइनिंग वाला, ये हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास Q2 चार्ज है। लेट से कि इस डायरेक्शन में हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर डिफाइन है, दैट इज आर वेक्टर, है ना, 1 2 से नहीं लिख रहा, इसको सिंपली आर से लिख दिया अपन ने। अच्छा, तो अगर हमें निकालना है फोर्स ऑन सेकेंड Q2 1, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे अपन। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास के Q1 Q2 बाय, अब ध्यान से देखेंगे अपन, ये आर स्क्वायर तो मैंने लिखा है ना, और हमें क्या करना है इसी डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, लाइक दिस। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा अपने पास, लेट इज आर यूनिट वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी, तो इसलिए अपन इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। या फिर अगर यूनिट वेक्टर को अपन ओपन करके लिखना चाहें, है ना, अब मैग्नीट्यूड नहीं, अब तो पूरा फोर्स चाहिए, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ध्यान से, दैट इज के Q1 Q2। अब इसको लिख सकते हैं हम आर वेक्टर बाय आर, तो वो नीचे जाकर कितना हो जाएगा, R³ के फॉर्म में। तो दैट इज द फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज ड्यू टू 1। क्या ये बात समझ में आई है ना, कैसे अपन ने लिखा। सिमिलरली अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड लिखना चाहते हैं अपन, तो वो कितनी आ जाएगी, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर इस बार कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और यूनिट वेक्टर कहाँ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आई यहाँ तक, है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनके बेसिस पे अपन यहाँ पे समझ सकते हैं। F12 फोर्स को अगर कंप्लीटली लिखना चाहूँ मैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, के Q1 Q2 इंटू आर वैक्टर, नेगेटिव में यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, R³, है ना, लाइक दिस। और अगर दोनों ही फोर्सेस को ऐड कर देते हैं, लाइक F21 वैक्टर प्लस F12 वैक्टर, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0। इस तरह से अपन यहाँ पे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को क्लियरली समझ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं अपन यहाँ पे, है ना, जो अपन ने छोड़ा हुआ है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, कहीं कहीं लोकेटेड है, अपन मान लेते हैं यहाँ पे एक है और यहाँ पर एक है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो अपने पास Q1 है, चार्ज कितना दिया, 100 माइक्रोकुलम। पोजीशन क्या है ये इसकी, यहाँ पे 1,0,2,
ठीक है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस वेक्टर है आर वेक्टर, इस फॉर्म में जा रहा है यहाँ पे। सेकंड चार्ज कहाँ दिया हुआ है हमारे पास, Q2, चार्ज है 200 माइक्रो कूलम्ब, और इसकी जो पोजीशन है वो है 4,4,2 के फॉर्म में। समझ में आया यहाँ तक? कि कुछ और भी कलर यूज करने चाहिए हमें, ठीक है? वो ऐसे अपन यहाँ पे समझ सकते हैं चीजें, ठीक है ना? अब नेक्स्ट हमें क्या करना है यहाँ पे फाइनली, हमें तो पहले तो ये वेक्टर निकालना है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे, सेकंड डिस्टेंस माइनस फर्स्ट पॉइंट, मतलब इस लोकेशन को इस पॉइंट लोकेशन से माइनस करते हैं ना, दैट इज द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आर वेक्टर की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो क्या करूंगा, यहाँ से इसको माइनस कर दूंगा पॉइंट्स को। तो 4 - 3, 4 - 1, तो दैट इज 3 i कैप। एक्स से एक्स को माइनस करेंगे अपन, ठीक है? वेक्टोरिकली इस चीज को अपन यहाँ पे डील कर रहे हैं ध्यान से, है ना? फिर सेकंड कौन सा आ जाएगा हमारे पास, 4 - 0। तो 4 - 0 मतलब 4 j कैप। फिर कितना आ जाएगा अपने पास, 2 - 2। ठीक है, 2 - 2 मतलब होता है 0, तो 0 k कैप को लिखने का कोई सेंस नहीं है, बट लिख दो। ठीक है, तो दैट इज द आर वेक्टर। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए अगर, तो कैसे निकालते हैं, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 3 and 4 and 0, सबका स्क्वायर ले लेना है और ऐड कर देना है अंडर रूट के अंदर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहाँ पे 25, और 25 को हटाएंगे तो कितना आएगा अपने पास 5। तो दैट इज द मोड ऑफ आर वेक्टर। कह रहे हैं यहाँ तक, है ना? तो ये हमारे पास फाइनली आर वेक्टर की वैल्यू आ गई है। अब अपन चाहे तो इजीली यहाँ से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स ऑन सेकंड हमें निकालना था, है ना? ड्यू टू 1, तो कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, इंटू क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर R0 से लिख देंगे, सेम डायरेक्शन में आएगा, है ना? फोर्स यहाँ पर आएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो रिपल कर रहे होंगे, लाइक F21 फोर्स। सही है यहाँ तक? ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको अपन यहाँ पे। के की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं स्पेस में, अगर कुछ नहीं बोला तो स्पेस में मानेंगे। तो 9 × 10⁻9। Q1 को कितना लिख लेते हैं, 100 माइक्रो कूलम, तो 10⁻2 इंटू 10⁻6 लिख सकते हैं इसको अपन, है ना? 100 को मैंने ऐसा लिख दिया, और 10⁻6 4 माइक्रो। सेकंड वाला भी कितना है अपने पास, 200, तो 200 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻2 इंटू 10⁻6। क्लियर है बात? ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना है अपने पास, मैग्नीट्यूड में 5, उसका स्क्वायर मतलब 25। सॉल्व करो इसको, नंबर्स को एक तरफ लेकर आएंगे, 9 × 8 कितना हो जाएगा अपने पास, 18, डिवाइडेड बाय 25। पावर्स को एक तरफ सॉल्व करते हैं ना, तो 11 - 6 + 2 - 6, -6 - 6 - 12, और ये कितनी हो रही है अपने पास, 13, है ना? तो ये आ जाएगा 10⁻1 पॉजिटिवली। तो सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, यहाँ पे कट करके कितना आ रहा है अपने पास, तो 5 से कट हो जाएगा ये, है ना? 5 टाइम्स में जाएगा 3, एंड कितना आ जाएगा यहाँ पे, 36। तो 5/36 आएगा, फ्रैक्शन में इसको अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो 36/5 न्यूटन, दैट इज द फोर्स। क्लियर है यहाँ तक, है ना? तो इस फॉर्म में अपन फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट एक मिनट रुको जरा। अपन ने मैग्नीट्यूड निकाल दिया बाय डिफॉल्ट, है ना? यहाँ पे तो अपने को वेक्टर फॉर्म में भी दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर को भी लेते हुए चलना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी आएगा। तो जो अभी अपन ने निकाला 36/5, ये सही है, बट यूनिट वेक्टर भी तो लिखेंगे। तो यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं अपन, तो दैट इज बी आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ आर वेक्टर, है ना? तो आर वेक्टर कितना आया था अपने पास, दैट इज 3 i कैप प्लस 4 j कैप, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, मोड ऑफ आर, वो कितना है अपने पास 5। तो अब ये कंप्लीट है ना? ये अपन ने वेक्टर में भी इसकी लोकेशन लिख दी यहाँ पे। सो दैट इज बी द थिंग, चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, बट इतने न्यूटन का यहाँ पे फोर्स हमारे पास आने वाला है ना? तो इस फॉर्म में अपन इसको इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, ठीक है, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज अबाउट द एंगुलर मोमेंटम, है ना? क्योंकि ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है। तो क्लास 11th में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है, एंगुलर मोमेंटम। इसे भी फटाक से एक बार अपन छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम, जैसे अपन ने बोला भी था कि अगर हमारे पास टॉर्क 0 आता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो होता क्या है एंगुलर मोमेंटम, है ना? अब ध्यान से देखेंगे अगर अपन, जैसे इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन सबसे पहले। तो एंगुलर मोमेंटम को एल से डिफाइन करते हैं अपन, है ना? शॉर्ट में बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं चल रहे हैं अपन, बस एक फॉर्मूला लिख रहा है यहाँ पे। तो एंगुलर मोमेंटम होता है आर वेक्टर क्रॉस आ जाता है अपने पास लीनियर मोमेंटम। ठीक है, मतलब ये डिफाइन होता है फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना? जब पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्म में फॉर्मूला डिफाइंड होता है।
ठीक है, इसको ओपन करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, आर परपेंडिकुलर इंटू मोमेंटम, या फिर ऐसा लिख लेते हैं मोमेंटम परपेंडिकुलर टू द आर। ठीक है, मतलब एक दूसरे से परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे लेना होता है, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो साइन थीटा वाला फंक्शन आ जाता है ना, अभी अपन ने देखा था। तो ये हमारे पास किसके लिए आता है, पॉइंट्स के लिए। अच्छा, बट अगर हमारे पास पॉइंट ना हो, है ना, बॉडी के फॉर्म में हो पूरी की पूरी, तब एंगुलर मोमेंटम आता है हमारे पास, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इनटू एंगुलर स्पीड। तो दैट इज फॉर द बॉडी। बॉडी मतलब कौन सी बॉडी, है ना, फिजिक्स में जो बॉडी होती है हमारे पास उसकी बात कर रहे हैं। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द बॉडी, एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अपन इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल के फॉर्म में अगर अपन समझना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, है ना, एक पॉइंट दिया हुआ है 3,0 पोजीशन पर, और यहाँ पर एक पॉइंट चल रहा है दैट इज 4,3। 4,4 कैसे आ जाएगा, 4 तो अपन इसके एकदम ऊपर लेते हैं पॉइंट को, लाइक 3,4, है ना, इधर यहाँ से 4 डिस्टेंस पर, यहाँ से 3 डिस्टेंस पे ना, यहाँ पे मोशन कर रहा है, स्पीड दे दी 2 मीटर पर सेकेंड, और मास दे दिया 2 किलो। ठीक है, तो यहाँ इसका मोमेंटम है इस डायरेक्शन में। ठीक है, लाइक दिस दिख रहा होगा हमें। और अब हमें इसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखेंगे अपन, इससे मोमेंटम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेने वाले हैं अबाउट दिस पॉइंट, है ना, इसी पॉइंट के अबाउट हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो इसको समझ लेते हैं अपन यहाँ पे ध्यान से। ये हमारे पास पॉइंट है जिसके अबाउट हमें यहाँ पे फाइनली इस पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम लिखना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दिख रही है ये वाली, है ना, वर्टिकल में, दैट इज 4। क्लियर है बात, है ना। तो डिस्टेंस अपन लिखेंगे दैट इज 4 इंटू क्या आ जाएगा अपने पास, मोमेंटम। अब मोमेंटम कितना होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना दिया, 2 किलोग्राम, इंटू वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2। फाइनल आंसर आएगा अपने पास 4 इंटू 4 दैट इज 16। और यूनिट क्या बनेगी हमारे पास, तो यूनिट के फॉर्म में अपन लिख लेते हैं दैट इज डिस्टेंस के लिए कितना आता है, मीटर। और मोमेंटम कितना आता है, मास, पूरा लिखते हैं इसको, है ना, किलोग्राम। और मोमेंटम के लिए आता है मास, कितना आता है, दैट इज मीटर पर सेकंड। तो मास इंटू वेलोसिटी आता है तो मीटर पर सेकंड, है ना। और एक और मीटर यहाँ पे ऐड होगा डिस्टेंस वाला, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली यूनिट बनकर आएगी। यूनिट से ही अपन एक चीज थोड़ी सी यहाँ से रिवाइज करते हैं। जब हमने फोर्स पढ़ा है, कुलाम्स फोर्स, तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/Q2, Q1 इंटू Q2/r²। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की यहाँ पे कुछ ना कुछ डायमेंशंस होंगी, है ना, ये एकदम डायमेंशन लेस नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं कांस्टेंट की यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो वहाँ डायमेंशंस की कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशंस नहीं होता कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, जैसे 2 पाई है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, बट देर इज सम कांस्टेंट विच हैव सम काइंड ऑफ डायमेंशंस। जैसे ये वाला, इसके लिए डायमेंशन डिफाइन है यहाँ पे। एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई, फोर्स नीचे आ जाएगा Q1 Q2/r²। ठीक है, तो अब इनके फॉर्म में अपन डायमेंशन यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अगर लिखना चाहें अपन, तो ये चार्ज है ना, दोनों ही चार्ज है, चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन आता है एम्पियर इंटू टाइम। इस तरह से, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो दैट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे 4 पाई का तो कुछ होगा नहीं, फोर्स का डायमेंशन होगा, दैट इज m1 L1 T⁻²। ये याद होना चाहिए, है ना। मास इंटू एक्सेलरेशन से निकाला है, और ये कितना आ जाएगा, L² मतलब L⁻²। इसे कंबाइन कर देते हैं, ऊपर की तरफ ले चलते हैं सबको। ठीक है, तो m ऊपर जाएगा तो कितना बच जाएगा, m इनवर्स। एल ऊपर जाएगा, एल के दो हैं यहाँ पे, 1 और 2, तो ये आ जाएंगे L⁻−3। और टाइम ऊपर जाएगा, -2 है, ऊपर +2 है, तो टाइम हो जाएगा 0। और एम्पियर कितना आ जाएगा अपने पास, सिंगल पावर ऑफ 2 के फॉर्म में। ये बात समझ में आई। तो दैट इज द डायमेंशन ऑफ दिस एप्सिलॉन नॉट, है ना। यही सेम यहाँ पे ई एम का भी होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम की। बट अगर हम बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की, तो वो होती है हमारे पास EM/एप्सिलॉन नॉट। तो जो डायमेंशन इसका है वो डायमेंशन इसका, तो दोनों एक दूसरे को कट आउट कर देंगे, तो दैट इज डायमेंशन लेस। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास डायमेंशन लेस होती है, बट यहाँ पे जो परमिटिविटी होती है ना, उसकी यहाँ पे डायमेंशंस डिफाइन है। तो बस यही बताना था, है ना। तो जैसे बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं जिनके लिए डायमेंशन डिफाइन होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट था उसके लिए भी डायमेंशन डिफाइन है। ठीक है, तो ऐसे समझते हुए चीज़ों को अपन आगे बढ़ेंगे। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। एक सिचुएशन दी हुई है, ध्यान से समझना इसको, है ना। मैं क्वेश्चन को ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये सीलिंग है एकदम, तो इसको अपन मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक रॉड ली गई है, इससे एक स्फेयर लटका हुआ है लाइक दिस। समझ में आ रहा है ये, है ना, सेम साइज का स्फेयर है ये। ड्राइंग का थोड़ा इशू ना दिखे, बस समझ जाना, है ना।
यहाँ पे ये एंगल बन रहा है थीटा, मतलब कि इस पे जो चार्ज है क्यू वही सेम इस पे भी चार्ज है क्यू, ठीक है। और ये जो स्फेयर है हमारे पास, इसकी डेंसिटी दी हुई है, कि डेंसिटी गिवन है सिग्मा के फॉर्म में, दैट इज 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सिचुएशन ऐसी है हमारे पास कि इसी को हम फाइनली देखने वाले हैं किसी मीडियम के अंदर। क्या होगा हमारे पास फाइनली, ऐसा कुछ हो जाएगा सिचुएशन फाइनल, है ना। तो ये एंगल अभी भी थीटा है, बट इसको हमने किसी ना किसी एक मीडियम के अंदर फिट कर दिया है, ठीक है। मान लो कि कोई ना कोई फ्लूइड है जिसके अंदर अपन ने इसको पर्टिकुलरली यहाँ पे फिट कर दिया है। तो ये जो फ्लूइड है हमारे पास, है ना, की डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड इट इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब सिचुएशन समझने की कोशिश करना जरा, वो क्या रहा है, थोड़ा डायग्राम लग रहा होगा, बट वी हैव टू बी टेक एज अ स्मूथली, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं बैठ के हम, क्या सिचुएशन बन रही है। अब ये जो स्फेयर्स है ना, पहली वाली सिचुएशन में एंगल थीटा था, सेकंड वाली सिचुएशन में भी एंगल थीटा है, बट हम ऐसा समझ रहे हैं कि जब भी स्फेयर्स को हम फाइनली कहाँ डालने वाले हैं, फ्लूइड के अंदर। तो पहले हो क्या रहा था इनिशियली, जब अपन ने इनको रखा था तो ये रिपल क्यों कर रहे थे, क्योंकि सेम चार्ज था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था रिपल्शन की वजह से, है ना। तो वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे। सेकंड केस, जब इनको फ्लूइड में डाला है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो फोर्स है ये कम हो जाएगा, है ना। मान लेते हैं कि सपोज कि इसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज के, तो फोर्स कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, दैट इज एफ ई बाई के। ये बात समझ में आ रही है ना। एंड वी हैव टू बी कैलकुलेट दिस के की वैल्यू, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो अब हमें क्या समझना है, फाइनली एंगल उतना ही मेंटेन है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड होने वाला है, बाय एंड फोर्स। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि फ्लूइड के अंदर जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। सो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उनके कॉम्बिनेशन से ये एंगल बराबर यहाँ पे मेंटेन है। बट सिचुएशन ऐसी है कि जब इसमें इनिशियली हमने देखा था तो टेंशन कुछ लग रही होगी ऊपर की तरफ, दैट इज टी। अब वो टेंशन यहाँ पे कम हो जाएगी, है ना। ये बात समझ में आ रही है, वो कितनी हो जाएगी, टी डैश हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, है ना? तो सिचुएशन ऐसी बन रही है हमारे पास दोनों में। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, हमें यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है, और ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो एंगल थीटा मेंटेन है, बाकी सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं, है ना? फोर्स यहाँ पे कम हो जाएगा, बट ऊपर की तरफ एक फोर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है वो हमें समझना होगा ध्यान से। तो देखो ज़रा, सबके दोनों के इंडिविजुअली एफबीडी बनाएँगे अपन, है ना? मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज़ क्यू, है ना? यहाँ पे भी ये क्यू होगा और ये भी क्यू होगा। तो अब देखो यहाँ पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, कौन-सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटी वाला एमजी, है ना? ये टेंशन लग रही है, इसका एंगल है यहाँ पे थीटा, ध्यान से देखना इसको, है ना? ये एंगल है थीटा। मैं इसको अगर वर्टिकली ऐसे लिख दूँ, ये वर्टिकली अपोज़िट एंगल आ जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये टेंशन फोर्स को अगर रिज़ॉल्व कर दूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, दैट इज़ टी कॉस थीटा आ जाएगा अपने पास, है ना? यहाँ कितना आने वाला है, टी का ये वाला कंपोनेंट, दैट इज़ टी साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? सिचुएशन फर्स्ट को अपन देख रहे हैं यहाँ पे। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट पर है तो सारे फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं अपन। तो ये जो टी साइन थीटा है हमारे पास, है ना? इट इज़ इक्वल टू एफई, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। और ये जो टी कॉस थीटा है ये किसके बराबर आ जाएगा? टी कॉस थीटा को इक्विलेट कर देते हैं अपन एमजी से। ये बनी सेकंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड करेंगे तो टी वाला फंक्शन कट जाएगा टाइम का। ये आ जाएगा अपने पास tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफई बाय एमजी। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सेम तरह से अपन इसके लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फोर्सेस को बैलेंस करना है हमें ध्यान से ना। ये लगेगा यहाँ पे ग्रेविटी mg। अब अगेन ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा अपने पास टेंशन का, दैट इज टी, कितना आता है यहाँ पे कॉस थीटा, है ना। तो ये टी डैश कॉस थीटा आ जाएगा। और ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज टी डैश साइन थीटा। इक्वल कर सकते हैं अपन बैलेंस कंडीशन पे, है ना। तो ये टी डैश साइन थीटा की जो वैल्यू है वो एफ ई बाई के बराबर आ जाएगी, क्योंकि फोर्स यहाँ पे कम हो चुका है। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फोर्थ। और टी डैश कॉस थीटा प्लस ऐड होगा यहाँ पे, है ना, ये वाला फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है। कौन सा फोर्स है, बाइंड फोर्स, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, एफ वी से। तो ये वाला फोर्स को भी अपन ऐड कर देते हैं, बाइंड फोर्स। ये किसके बराबर आ जाएगा, एम जी के। इक्वेशन नंबर, अभी इसको इक्वेशन नहीं बना, उसको सॉल्व कर लो पहले ना। फोर्स की वैल्यू अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। तो टी डैश कॉस थीटा को मैं लिखता हूँ एम जी माइनस फोर्स। अब ये जो फोर्स है दैट इज बाइंड फोर्स, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास
तो ये होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना? जिसमें भी फ्लूइड में इसको अंदर पेनिट्रेट करा है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो भी पेनिट्रेट हुआ है इनटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। बस इतना था बस काम, है ना? इसको बना लो चाहो तो इक्वेशन नंबर 5। अब सॉल्व कर दो इसको, है ना? क्या करना है हमें? ये जो इक्वेशन नंबर 4 थे इसको किससे डिवाइड करना है? 5 से। तो यहाँ पे टी वाला फंक्शन कट जाएगा। तो अगेन कितना आ जाएगा अपने पास? tan थीटा। और यहाँ से कितना आ जाएगा? Fe/k मल्टीप्लाई में आ जाएगी ये सारी चीज़ mg माइनस रो इंटू वी इंटू जी। ठीक है? सॉल्व करेंगे इसको अगेन हम यहाँ पे। तो क्या करना है हमें? देखो यहाँ से भी tan थीटा आ रहा है, यहाँ से भी tan थीटा आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 6 बना लो। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 दोनों में लेफ्ट साइड इक्वल है तो आरएचएल को भी इक्वल कर देते हैं, राइट हैंड साइड को भी। Fe/mg किसके बराबर आ जाएगा? Fe k टाइम्स ऑफ mg माइनस रो वीजी। ठीक है ना यहाँ तक? अब देखो ध्यान से सॉल्व कैसे करना है। के की वैल्यू निकालना है, Fe से Fe कट जाएगा। के कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे कट करके? सो के इज़ नथिंग बट दैट इज़ mg माइनस रो इंटू वी इंटू जी के फॉर्म में। सॉल्व कर दो यहाँ पे। देखो ध्यान से, मास को अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सेम ही है ना? माइनस कितना आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने पास? ये जीबी था यहाँ पे, सॉरी। ओहो, यहाँ पे हटाया, लिखा नहीं मैंने, है ना? ये जीबी तो आएगा। तो रो इंटू वी इंटू जी। तो देखो वी इंटू जी सब में कॉमन है ना? उसको कॉमन लेके कट कर सकते हैं यहीं से अपन। तो क्या करना है फाइनली अपने को की वैल्यू के लिए? इसको कॉमन ले लो, वी इंटू जी को कट जाएगा, रो डिवाइडेड बाय रो माइनस रो नहीं सॉरी सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू यहाँ पे रो आ जाएगा माइनस में। ठीक है? तो ये हमें दी हुई है दैट इज़ 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी 1.6 और ये आ जाएगी 0.8। सॉल्व करेंगे तो 0.8 डिनोमिनेटर में जाएगा, 1.6 डिवाइडेड बाय 0.8 विच इज़ इक्वल टू 2। तो दैट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ तक समझ में आया, है ना? तो अब हम पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली, है ना? कि अभी तक हमने जो पढ़ा है यहाँ पे वो हमने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ फॉर द 2 पॉइंट चार्जेस। तो वेक्टर फॉर्म में भी देखा और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना सीखा। बट अब हमें देखना है कि जब एक से ज़्यादा चार्जेस आ जाते हैं ना, वो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे अगर हमें फोर्स लगा निकालना है, तो कैसे वो नेट फोर्स अपन निकाल सकते हैं? तो इट इज़ विद द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बस वही हमें यहाँ पे अब डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। बस इस सब चीज़ों को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, हम अगली क्लास में इसी को यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।